दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज आप जुड़ चुके हो मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुमार अभय क्लासेस। अभी तक हमने शीत युद्ध के बारे में बहुत सारी जानकारी अपने लेक्चर के माध्यम से, जो कि 6 लेक्चर मैं शीत युद्ध से संबंधित कंप्लीट करवा चुका हूं और बहुत सारी चीज़ें कवर भी करवा चुका हूं। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे लेक्चर के द्वारा आपको ये जो लेसन है उसे समझने में आपको आसानी आ रही हो। और अगर आपको कहीं लगता है कि कहीं चीज़ें पूछनी हैं या बाकी है आपके सवाल, तो आप कमेंट बॉक्स पे आप सवाल रख सकते हो और मैं पक्का आपके सवालों का जवाब दूंगा। और शीत युद्ध की इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता की चुनौती, किस प्रकार से गुट निरपेक्ष जैसे देशों ने इस चुनौती का सामना करा था और इस चुनौती के तहत भारत की क्या भूमिका थी और साथ साथ जो गुटनिरपेक्ष के देश थे उनके नेताओं की क्या भूमिका थी। इन सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी इस टॉपिक के माध्यम से प्राप्त करेंगे, जो कि है दो ध्रुवीयता को चुनौती देता है गुटनिरपेक्ष। आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से गुटनिरपेक्ष ने दो ध्रुवीयता को चुनौती दी थी। अब आप पहली बात तो ये समझो, दो ध्रुवीयता से मतलब क्या है। दो ध्रुवीयता का मतलब है कि विश्व के अंदर 1945 के बाद में दो महाशक्ति उभर कर आई थी, जिनमें से एक थी अमेरिका और दूसरी थी यूएसएसआर, जो कि दोनों ही अपनी अपनी विचारधारा को लेकर विश्व के अंदर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे थे, अपने प्रभाव और प्रसार बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। ये दो ध्रुवीयता की चुनौती थी और गुट निरपेक्ष वह देश थे जो 1945 के बाद जो देश आज़ाद हुए थे और उन्होंने तीसरी दुनिया के नाम से एक अलग से ग्रुप बनाया था और इन्हीं ग्रुपों में से एक समूह बनाया गया था जिसको गुट निरपेक्ष देश कहा जाता है, क्योंकि यह जिस सिचुएशन में बना, गुट निरपेक्ष जैसा जो आंदोलन है या जो देश है, गुट निरपेक्षता जैसा आंदोलन जिस परिस्थिति में बना, विश्व के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी काफ़ी दिख रही थी नए प्रकार से, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही देश अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आज़ाद हुए देशों को अपने विचारधारा में बांधने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए अपनी इसी, क्योंकि जाहिर सी बात है गुटनिरपेक्ष देश वह देश थे जो पहले कभी गुलाम हुआ करते थे और 1945 के बाद जब ये देश आज़ाद होने लगे तो उनके सामने एक समस्या ये भी थी, या ये अमेरिका की शक्ति विचारधारा में बंधे या फिर यूएसएसआर की विचारधारा में बंधे। इसलिए किसी भी विचारधारा से ना बंधने के लिए गुट निरपेक्षता जैसे आंदोलन या गुट निरपेक्षता जैसे गुटों का निर्माण किया, जिसका अर्थ ये नहीं कि कायरता की एक नीति है, यानी कि दुनिया के अंदर कुछ भी हो रहा है तो अपने आप को बिल्कुल काट के रख लेना है, दुनिया से मुंह छुपाने की नीति नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक साहस भरी नीति है, जहाँ पर आप समझने की कोशिश करो ना, दुनिया के अंदर ऐसे समूह उठ रहे हुए थे, ऐसे महाशक्तिशाली देश थे जो अपनी ताकत के दम पर किसी भी देश को झुका सकते थे। और उस परिस्थिति के अंदर ऐसे गुट निरपेक्ष देश का उभर कर आना, गुट निरपेक्ष देशों का इस विचारधारा के साथ आना कि हमें किसी भी विचारधारा के साथ ना जाकर अपने ही एक आंदोलन, एक अपना ही विचारधारा में रहना है और जो विश्व के अंदर सही हो रहा है उस सही को सही ठहराना है और जो गलत कह रहा है उस गलत कहने के लिए भी हिम्मत, एक जिगर होना चाहिए। यह नीति थी गुट निरपेक्षता की। अगर हम तटस्थता की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अमेरिका जैसा जो देश है ना, वह पृथकतावादी नीति अपनाई थी। आपने पहले जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था, समझाया था, उसके अंदर मैं समझा चुका हूँ कि किस प्रकार से अमेरिका के द्वारा आज़ादी के बाद से पहले विश्व युद्ध तक किस प्रकार से उसने दुनिया के देशों के साथ अपने संबंधों को तोड़ के रखा। किसी से भी कोई, किसी देश से कोई लेना देना नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से उसका कोई लेना देना नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से उसको कोई लेना देना नहीं था। परंतु कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो वहां से उसने अपनी भूमिका निभाना शुरू करी थी। परंतु उससे पहले, यानी उस समय कालखंड के दौरान जब तक उसने विश्व के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था, तो वह एक पृथकतावादी नीति अमेरिका के द्वारा अपनाई गई थी। परंतु अगर हम बात करते हैं गुट निरपेक्षता की नीति को, तो यह पृथकता की नीति नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये पृथकतावादी नीति होती तो यह अपनी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं निभाता। ठीक है, यह अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेता, अलग थलग कर लेता और विश्व की राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं था। परंतु क्योंकि गुटनिरपेक्ष देश जो है शीत युद्ध के प्रभाव को रोकना चाहते थे
महाशक्तियों के जो इरादे थे, इन सभी इरादों को रोकना चाहते थे ताकि ये शीत युद्ध समाप्त हो सके। इसलिए गुटनिरपेक्ष जैसा एक समूह बनाया गया, एक आंदोलन दुनिया के अंदर खड़ा किया गया। मजाक बात नहीं है, ये मजाक बात नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जिस परिस्थिति में इन देशों ने अपना एक आंदोलन खड़ा करा था ना, बहुत हिम्मत की बात होनी चाहिए। ये छोटे छोटे देश जिनके पास संसाधनों की कमी है, अर्थव्यवस्था की कमी है, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था खराब है, सामाजिक व्यवस्था खराब है, परंतु इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने कद को बेहतर करने के लिए, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने जो आंदोलन खड़ा करा था, ये तारीफ काबिल था। और क्योंकि यह फैसले आज हम देखते हैं बिल्कुल सही साबित हुए थे, तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से गुटनिरपेक्षता ने शीत युद्ध को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हम देख चुके हैं कि किस तरह शीत युद्ध की वजह से विश्व दो प्रतिद्वंदी गुटों में बंट रहा था। प्रतिद्वंदी का मतलब समझ में आ गया ना, अमेरिका और यूएसएसआर, जो कि अपनी अपनी विचारधारा को लेकर विश्व के अंदर देशों को अपनी विचारधारा में शामिल करने की बात कर रहे थे। एक होड़ मची हुई थी विचारधारा में देशों को जोड़ने के लिए। ठीक है, ये प्रतिद्वंदी की बात चल रही है। प्रतिद्वंदी का मतलब होता है कॉम्पिटिशन। अमेरिका यूएसएसआर से आगे निकलना चाहता था, यूएसएसआर अमेरिका से आगे निकलना चाहता था, और यह आगे जो था वह वैचारिक तौर पे था। जितने ज़्यादा देश एक विचारधारा से जुड़ेंगे किसी एक देश से, उसकी जो ताकत है, जो उसकी क्षमताएं हैं, उतनी ही मजबूत हो जाएगी। तो यह एक ऐसी दौड़ थी, यह एक ऐसा कंपटीशन था। तो विश्व दो प्रतिद्वंदी गुटों में बंट रहा था। इसी संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, दोस्तों ध्यान रखो 1945 के बाद ये देश आज़ाद होना शुरू हुए थे। इनको एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका देश कहा जाता है, और इनको तीसरा दुनिया भी कहा जाता है, और विकासशील देश भी कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एक एक नंबर के मिलेंगे, तो ध्यान रखो। तो यह नव स्वतंत्र, यानी अभी 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 तो आज़ाद हुए हैं 1945 के बाद से। तो इन देशों को एक तीसरा विकल्प दिया गया। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। जाहिर सी बात है, दो महाशक्तियां हैं विश्व के अंदर, और दोनों ही महाशक्तियां ऐसे जो नए स्वतंत्र देश हैं उनको अपनी इच्छाओं में बांधने की कोशिश कर रहे थे। तो इस परिस्थिति से अपने आप को निकालने के लिए, अलग रखने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष देश जैसे मूवमेंट को खड़ा करा था विश्व के अंदर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो, देखो दोस्तों कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो जड़ें हैं ना, वो है इसकी जो जड़ें हैं यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। ठीक है, ये जो दोस्ती थी ना, यही जड़ है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, यानी इसे इंग्लिश में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसकी जड़ें कहाँ से छिपी हुई हैं? इन तीन देशों के मुख्य नेताओं के द्वारा। इन तीनों ने सन 1956 में, कब? 1956 में एक सफल बैठक की, और इंडोनेशिया के जो सुकर्णो जो नेता हैं, सुकर्णो व्यक्ति हैं जो कि इंडोनेशिया के नेता हैं। ठीक है, और घाना के वामे एनुक्रुमा, घाना एक देश है, अफ्रीका का है, इनके जो नेता है वामे एनुक्रुमा ने इनका जोरदार समर्थन दिया। यानी अब्दुल नासिर हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, या जोसेफ ब्राज टीटो हो गए, इनकी दोस्ती का या इनकी विचारधारा का, जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लेकर थी, यही इन्हीं के द्वारा ही इसकी उत्पत्ति की गई थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। तो इनका समर्थन किन के द्वारा किया गया? इंडोनेशिया के नेता सुकर्णो के द्वारा, और अफ्रीका के जो देश है घाना, उसके नेता वामे एनुक्रुमा के द्वारा इनका एक तरह से जोरदार समर्थन किया गया। इनके सपोर्ट में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से है। ये पांच नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के, इसके गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। कौन कौन कहलाए? 5 देश हो गए बेटा। ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। 5 देशों के नाम मैंने अभी गिनाए हैं आपको। ये संस्थापक कहलाए। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो था 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। जर्मनी की राजधानी है दोस्तों बेलग्रेड। 1961 के अंदर पहला सम्मेलन हुआ था। किसका हुआ था? गुटनिरपेक्ष देशों का हुआ था। यह सम्मेलन कम से कम 3 बातों पर परिणित था। यानी इस सम्मेलन का क्या रिजल्ट निकल कर आता है? इस सम्मेलन के इस जो समिति के 3 रिजल्ट निकल कर आते हैं, वह थे किस प्रकार से? इस प्रकार से, इन 5 देशों के बीच सहयोग होगा। जाहिर सी बात है, ये गुटनिरपेक्ष के संस्थापक देश हैं और ये आपस में सहयोग करेंगे। ये बहुत ही
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक आपका ये बीच में सहयोग नहीं होगा तो विश्वास नहीं बनेगा। क्योंकि शीत युद्ध कहाँ खेल रहा था, शीत युद्ध में अविश्वास ज़्यादा फैल रहा था। किसके बीच में अविश्वास था? अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में अविश्वास था। तो ये अविश्वास था तो शीत युद्ध चल रहा था, अविश्वास था तो अफवाहें चल रही थी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो गुटनिरपेक्ष देश है उन्होंने सहयोग की बात करी, ताकि सहयोग रहेगा तो विश्वास बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन 5 देशों के बीच में सहयोग की बात की गई। शीत युद्ध का प्रसार और उसके बढ़ते हुए दायरे को भी रोकने की बात कही गई। जाहिर सी बात है, कोल्ड वार को कैसे रोकना है? कोल्ड वार दुनिया के प्रत्येक देश को, दुनिया के प्रत्येक हिस्से में फैल रहा था। तो अपने अपने पहली बात तो ये था कि गुटनिरपेक्ष देश अपने को अलग रखना चाहते थे इन विचारधाराओं से, परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अपने आप को अलग नहीं रखना चाहते थे। ये दोनों ही बातें अलग अलग हैं दोस्तों। वैचारिक तौर से ये बदलना नहीं चाहते थे, परंतु राजनीतिक तौर पे ये स्वतंत्र थे और अपनी स्वतंत्रता को ही बनाए रखना चाहते थे। इसलिए इन्होंने ये कहा है कि शीत युद्ध का प्रसार जो है, इसके जो जो बढ़ते दायरे हैं इसको रोकना है। और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय हुआ। यानी अफ्रीका के देश जो हैं, आप देखोगे 1960 के बाद एक आज़ाद होने लगे और यूएनओ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। एक बड़ी संख्या जो थी अफ्रीका के देशों की, माफ़ करना, 16 देश जो थे अफ्रीका के यूएनओ के अंदर शामिल हो गए थे। तो एक संख्या जो थी अफ्रीका के देशों की यूएनओ के अंदर काफ़ी ज़्यादा थी। और अपनी जो दावेदारी है विश्व के अंदर अपनी भूमिका को निभाने के लिए यूएनओ के अंदर अफ्रीकी के देशों के द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ज़ोरदार तरीके से निभाई जा रही थी। तो ये 3 चीज़ें हैं दोस्तों। पहला चीज़ क्या है? आपसी सहयोग के बारे में। ठीक है, आपसी सहयोग होगा तो जाहिर सी बात है गुटनिरपेक्ष देशों के बीच में तालमेल बना रहेगा और ये अपना एक तरह से चलता रहेगा विश्व के अंदर। ये विश्व के अंदर जो उस समय की परिस्थिति थी, यानी कंडीशंस थी कोल्ड वार को लेकर, इस कंडीशंस को निपटने के लिए या कोल्ड वार के प्रभाव को रोकने के लिए पहली तो गुटनिरपेक्ष देशों के बीच में सहयोग होना बहुत जरूरी है। तो सहयोग पे बात कही गई। फिर क्या दूसरा पॉइंट क्या था? शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते दायरे। प्रसार और दायरे। शीत युद्ध के प्रसार को रोकना है। प्रसार समझ में आता है ना दोस्तों, कि किस प्रकार से वैचारिक तौर पे एक से दुनिया के प्रत्येक हिस्से को ये चपेट में ले रहा है। प्रत्येक दुनिया का देश जो है वह इस वैचारिक तौर पे बंधना चाह रहा है या इसको बांधा जा रहा है। तो ये चाहे वो जबरदस्ती हो, चाहे कोई देश अपनी मर्जी से जाना चाहता हो, परंतु इस चीज़ को रोकने के लिए जो है, यह शीत युद्ध के प्रसार को रोकने के लिए उसके जो दायरा है, जाहिर सी बात है विश्व को घेरता जा रहा था, इस दायरे को रोकने के लिए गुटनिरपेक्ष देश जो है खड़े हुए थे। जाहिर सी बात है दोस्तों, समझने की कोशिश करो, विश्व के अंदर भी तो गुटनिरपेक्ष देश आएंगे ना, तो इसका जाहिर सी बात है अमेरिका और यूएसएसआर का प्रभाव कहीं ना कहीं ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के देशों पे कम पड़ता दिख रहा था। तो आप देखोगे कि जो इसका जो प्रभाव था गुटनिरपेक्ष देशों पे नहीं पड़ा और न ही यहाँ तक फैला। कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो आप पाओगे तो अधिकतर देश जो है ना, किसके? गुटनिरपेक्ष देशों के, वहाँ तक ये विचारधारा शीत युद्ध के दौरान काम नहीं कर रही थी। ठीक है, तो इसके दायरे को रोकने की बात कही गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देखेंगे कि 1960 के बाद अफ्रीका के देश, बहुत सारे जो देश थे, आज़ाद होना शुरू हो गए थे और यूएनओ के अंदर अपनी भूमिका निभा रहे थे। तो ये सब आपने पढ़ा दोस्तों, समझ में आया ना आपको? 3 मुख्य चीज़ें हैं जो 1961 के अंदर बेलग्रेड के अंदर जो सम्मेलन हुआ था। तो 3 बातें जो महत्वपूर्ण थी, आपसी सहयोग की बात की गई थी, शीत युद्ध के प्रभाव और दायरे को रोकने की बात कही गई थी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट यही है कि अफ्रीका के देश बहुत 1960 के बाद आज़ाद होने शुरू हो गए थे और यूएनओ के अंदर उनकी भूमिका बढ़ती जा रही थी। जब यूएनओ के अंदर उनकी भूमिका बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है यूएनओ भी वही काम कर रहा है जो गुटनिरपेक्ष देश काम कर रहे हैं। किसको क्या काम कर रहे हैं? कि भाई जाहिर सी बात है शीत युद्ध को रोकना है। ठीक है ना, शीत युद्ध को रोकने के लिए ये सारी चीज़, ये 3 बिंदु पे काम किए गए थे। अब हम पाएंगे दोस्तों कि पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य थे, 25 सदस्य देश थे और उस समय इस देश में शामिल हुए थे। समय गुजरने के साथ ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की संख्या बढ़ती गई। यानी जैसे पहले सम्मेलन के अंदर हम पाएंगे तो 25 सदस्य थे, 25 मेंबर थे, और जैसे जैसे समय बढ़ता है तो उसके अंदर संख्या भी बढ़ती है। और 2006 में हवाना क्यूबा में 14वें शिखर सम्मेलन में 116 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक देश भी शामिल हो गए। देखो, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। शुरू में 25 देश थे,
और बाद में इनकी संख्या 114 हो गई। ये दुगने तिगने से भी बहुत ज़्यादा संख्या है, काफ़ी कई गुना बढ़कर संख्या लोगों की बढ़ गई थी, देशों की संख्या बढ़ गई थी। और इसके अंदर 15 पर्यवेक्षक देश भी थे। पर्यवेक्षक का मतलब समझ में आता है दोस्तों? पर्यवेक्षक का मतलब होता है जो इस आंदोलन को ऑब्जर्व कर रहा होता है या देख रहा अवलोकन कर रहा होता है, ठीक है। और इसकी जिस प्रकार से राजनीतिक तौर पे काम करता है, जो इसकी कार्यप्रणाली, जिस प्रकार से इसका फंक्शंस है, इन सबका ऑब्जर्व कर रहा होता है। और एक टाइम आता है फिर इनको भी, जो ऑब्जर्वर होते हैं, इनको भी मान्यता मिलती है इस गुट के अंदर शामिल होने के लिए। तो ऑब्जर्वर ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 15 पर्यवेक्षक देश भी शामिल थे। 116 सदस्य थे किसके अंदर, कौन से 2006 में जो हवाना में क्यूबा सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और 14वें सम्मेलन के अंदर, ठीक है। और 14वें सम्मेलन में 116 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल थे, ठीक है। जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय का मतलब लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर होने लगा, काफ़ी लोग पसंद करने लगे थे। तो गुटनिरपेक्ष देश जैसी विचारधारा जो नीति थी, ठीक है, विदेश नीति जो थी, वह लोगों के बीच, विदेशों के बीच में काफ़ी पॉपुलर होने लगी। खासतौर पे वो देश जो अभी 1945 के बाद से जो देश आज़ाद हुए थे, नक्शे में उभर कर आए थे, उन देशों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय होना यह आंदोलन शुरू हो गया था। तो हम देखते हैं दोस्तों, इस आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, यानी एक लोकप्रिय आंदोलन के तौर पे बढ़ता गया। वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली, अलग अलग हितों के देशों के शामिल होते गए। जाहिर सी बात है, आप देखोगे कोई सैनिक शासन व्यवस्था रखता था, कोई लोकतांत्रिक था, ठीक है, कोई राजतंत्र व्यवस्था थी, परंतु इन्होंने अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद भी एक मंच पे काम करा। ये सबसे बड़ी बात है। आप देखते हो ना कि जब एक की दूसरे से नहीं बनती है वैचारिक तौर पे, मतलब समझ में आया ना, एक की सोच दूसरी से सोच से नहीं मिलती है तो क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, बोलचाल बंद हो जाती है। परंतु यहाँ पर विविधताएं चाहे जितनी भी हो, चाहे किसी भी देश की व्यवस्था किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, अलग प्रकार की क्यों ना हो दूसरे से, परंतु फिर भी ये एकजुट हुए एक मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जिसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली समझ में आ गया। अलग अलग विचारधारा के देश, यानी कोई सैनिक शासन व्यवस्था मानता था, किसी में राजतंत्र व्यवस्था थी, किसी में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, ठीक है। ऐसे देश एक मंच पे जुड़े थे और इन्हीं देशों के द्वारा गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया गया था, ठीक है। चाहे इनके विचारधारा मिलते क्यों ना हो आपस में, परंतु फिर भी एक मंच पर इकट्ठा हुए और अलग अलग हितों के देशों शामिल होते गए। अलग अलग हित थे देशों के, किसी का खुद का पर्सनल इंटरेस्ट था, किसी का कुछ और था, परंतु इनके इंटरेस्ट जो थे, इनके जो हित जो छुपे हुए थे वो अलग अलग थे। इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। इसी कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना मुश्किल है। समय के साथ चीज़ें बदलाव आती हैं, ये क्यों, जाहिर सी बात है। शीत युद्ध के प्रभाव को रोकने के लिए बनाया गया था, आपसी सहयोग के लिए बनाया गया था, परंतु हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के देश वे देश थे जो अभी आज़ाद हुए हैं। परंतु समझना यही है, इसी शब्द में गहराई है, जो चीज़ अभी आज़ाद हुई है तो वह कभी गुलाम थी, और ब्रिटिशियर्स के गुलाम थे, फ्रेंच के गुलाम थे, डच के गुलाम थे। और इन जो ताकतवर देशों के द्वारा जब ये गुलाम देश थे तो इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी सामाजिक व्यवस्था हर तरह से बर्बादी हो चुकी थी। खास तौर पे आर्थिक तौर पे बर्बादी हो गई थी। जाहिर सी बात है, यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखा गया कि अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए। तो गुट निरपेक्ष देशों के द्वारा अर्थव्यवस्था पर ज़्यादा जोर दिया जाना लगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? पहले ये शीत युद्ध के प्रभाव को रोकने के बारे में बात कर रहे थे, फिर बाद में यह बात करते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि ये वो देश हैं जिनकी पीड़ा, जिनका दर्द एक समान था। किस तौर पे समान था? क्योंकि ये सभी देश गुलामी के बंधन से अभी आज़ाद हुए थे। क्योंकि मैंने गुलामी बोला तो ये कभी गुलाम थे और ये आज़ाद हुए तो इनके पास आज़ादी तो मिली, परंतु इस आज़ादी के दौरान इनकी स्थिति में सुधार आ सके, मानवीय विकास हो सके, ऐसी अर्थव्यवस्था इनके पास नहीं थी। अर्थव्यवस्था पटरी से बिल्कुल जो इसकी ट्रेन थी बिल्कुल उलट चुकी थी। तो इसीलिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाना शुरू कर दिया। वास्तव में यह आंदोलन क्या है, क्वेश्चन मार्क कर रहा है यहाँ पे, आखिर क्या है? क्योंकि ये समय के साथ अपने परिभाषा को बदल रहा है। पहले ये शीत युद्ध के प्रसार और प्रभाव को रोकने के लिए आपसे सहयोग के बारे में बात कर रहा था कि किस प्रकार से शीत युद्ध को रोका जाए,
परंतु अब सिचुएशन कुछ समय के साथ बदलती है। अब ये अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं कि भाई जब हम खुद फिट हो पाएंगे, आर्थिक तौर पे बेहतर होंगे, तभी तो हम विश्व को चैलेंज या विश्व के अंदर अपनी बात को मजबूत तरीके से रख सकते हैं। तो इन्होंने दरअसल यह आंदोलन क्या नहीं है ये बताकर इसकी परिभाषा करना ज़्यादा सरल होगा। समझ में आ गया कि ये आंदोलन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी उस समय के हिसाब से देखा जाए तो। यह आंदोलन बहुत कुछ था। दरअसल यह आंदोलन क्या नहीं है यह बताकर इसकी परिभाषा करना ज़्यादा सरल है। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना होने का आंदोलन है। जाहिर सी बात है, मैंने बताया इसके बारे में। दो महाशक्ति थी, दोनों की अलग अलग विचारधारा थी और ये वैचारिक युद्ध ही चल रहा था। और अपनी अपनी विचारधारा को बेहतर करने और मजबूत करने के लिए जो कमज़ोर देश हैं, जो अभी नव स्वतंत्र देश हैं, उनको अपनी विचारधारा में शामिल या उनको अपनी विचारधारा में बांधने की कोशिश महाशक्तियों के द्वारा साम दाम दंड भेद की नीति के द्वारा अपनाई जा रही थी। तो इनसे अपने आप को अलग रखने की नीति थी। किनकी? गुटनिरपेक्ष देशों की। तो महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब यह नहीं कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामले में अलग थलग रखते हैं, ठीक है, या ये तटस्थता का पालन करते हैं। मैंने क्या बताया कि अमेरिका का जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, तो अमेरिका जो है अपने आप को बिल्कुल आज़ादी के बाद से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक अलग रखता था, ठीक है, और एक लंबा समय कालखंड था 100-150 साल का। इस बीच में उसने दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या किसी भी प्रकार की अपनी बातें नहीं रखी थी। तो बिल्कुल उसने जो भी नीति अपनाई थी वह पृथकता की नीति थी। परंतु गुटनिरपेक्ष अपने आप में ये पृथकता की नीति नहीं है, ये मैं समझा चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथकतावाद की नीति नहीं है। पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामले में से काट कर रखना। 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। उसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामले में से अलग रखा था। अंतर्राष्ट्रीय मामले से अपने आप को रखा था अलग और पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई थी। इसके उलट विपरीत देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई थी। भारत ने काफ़ी भूमिका निभाई है अपनी, ठीक है। और जो गुटनिरपेक्ष देश है, विश्व के अंदर ऐसी घटनाएं हैं, उस पर अपना प्रभाव काफ़ी ज़्यादा छोड़ा है। कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका अहम रोल था। ये कोई ऐसी विचारधारा नहीं थी जिसमें आप पाओगे, हम पाएंगे दोस्तों कि भारत के द्वारा और गुटनिरपेक्ष देशों के द्वारा जिस प्रकार से विश्व के अंदर या शीत युद्ध के दौरान जिस प्रकार से भूमिका निभाई गई थी, समझ में आता है यह कोई पृथकतावाद की नीति नहीं थी, ये कोई मुंह छुपाने वाली नीति नहीं थी, ये कोई कायरता की नीति नहीं थी। इसकी प्रासंगिकता उस समय बहुत महत्वपूर्ण थी विश्व राजनीति के पटल पर देखा जाए तो, समझे तो, ठीक है। तो जिसमें भारत भी शामिल है शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए, ताकि शांति बनी रहे और चीज़ें सामान्य रहें और हमेशा एक जैसी चीज़ें चलती रहें। स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई, ताकि वो क्या काम कर भाई, एक मध्यस्थता यानी एक मीडिएटर की भूमिका निभाई, एक बिचौलिए की भूमिका निभाई गुटनिरपेक्षता के देशों के द्वारा। आपको मैंने ये चीज़ समझाई थी दोस्तों कि जो यूएसएसआर है या फिर यूएसए है, अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों देशों के बीच में राजनयिक संवाद नहीं था। जब राजनयिक संवाद नहीं होगा तो अविश्वास हमेशा बना रहेगा और इसी अविश्वास की खाई को पाटने के लिए गुटनिरपेक्षता जैसे देशों ने एक मध्यस्थता, एक मीडियोरिटी, एक क्या कहते हैं बिचौलिए की भूमिका निभाई, ताकि दोनों देशों के बीच में तालमेल और एक क्या कहते हैं संवाद कायम हो सके। और यही गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत बनी, ठीक है। तो गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों के द्वारा अपने अपने खेमों में शामिल करने की पुरजोर कोशिश थी। अमेरिका ने बहुत कोशिश कर ली थी कि गुटनिरपेक्ष देशों के जो देश हैं वह हमारे खेमे में आ जाए। पाकिस्तान चले भी गया था, अमेरिका की और भूख थी कि और भी देश उसकी वैचारिक शक्ति में बंध जाए, और देश परंतु नहीं गए थे। पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, और भी कुछ देश हैं एशिया के जो चले गए थे अमेरिका की विचारधारा के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाएंगे कि अमेरिका के खेमे में नहीं जाते हैं, और उनके संकल्प में यही चीज़ें थी कि उन्होंने एक कसम खा रखी थी कि हमें वैचारिक तौर पर, अगर अमेरिका चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, यूएसएसआर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले,
यह कोशिशें उनकी पूरी नहीं होने देंगे और अपना ही एक गुट बनाकर विश्व के अंदर अपनी ही नीति के तहत विश्व में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसे गुट निरपेक्षता की नीति कहा जाता है। दोस्तों, आ रहा होगा समझ में। उम्मीद करता हूँ कि सरल भाषा में आप लोगों तक अपनी जो एक समझ है, एक जो इस पुस्तक का सार है, जो कहना चाहती है, इस तक मैं पहुंचाने में सफल महसूस कर रहा हूँ। आप भी यही चीज़ फील कर रहे होंगे। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर फिर भी कहीं आपको लगता है कुछ कमियां रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो सर कि हमें किस तरह से और चीज़ों को समझना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आगे और बढ़ते हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ है तटस्थता का धर्म निभाना, कि भाई हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या है? न्यूट्रल होना। ना ही हम यूएसएसआर के साथ हैं, ना ही हम अमेरिका के साथ हैं। हम साथ सच्चाई के साथ हैं। जो गलत हो रहा है हम उसे गलत कहेंगे और जो सही हो रहा है उसको सही कहने की भी हिम्मत हमारे अंदर है। यह है तटस्थता की नीति। किसी के पक्ष में झुकना नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसे ही तटस्थता कहा जाता है। यही धर्म है, यही ड्यूटी थी। तो तटस्थता का अर्थ तटस्थ था, ये मैं सही नहीं बोल पा रहा हूँ तो दोस्त तो माफ़ करना। इसे न्यूट्रल कहा जाता है। न्यूट्रल का मतलब यही होता है कि किसी के पक्ष में ना रहकर अपनी बातों को या विश्व की जो राजनीति है उसका विश्लेषण करके सही फैसलों को पहुंचाना। ठीक है, और गलत को गलत कहना, ये हिम्मत रखना ही तटस्थता है। और किसी के पक्ष में ना झुकना। ठीक है, किसी के पक्ष में रहकर किसी के प्रभाव में, किसी की इच्छा में ना बंधना ही तटस्थता है। ठीक है, कि किसी के पक्ष में नहीं है, हम अपने ही पक्ष में हैं और जैसा हमको लगता है हम वैसी ही बातें विश्व के सामने रखेंगे। अगर लग रहा है कि ये गलत हो रहा है तो गलत कहने की भी शक्ति गुटनिरपेक्ष देशों के अंदर होती है। इसे ही तटस्थता कहा जाता है। तो इसका अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल ना होना। जाहिर सी बात है, विश्व के अंदर अगर मान के चलो, हम भारत मान के चलो, एक कल्पना कीजिए, कोरी कल्पना की कर लीजिए कि भारत अमेरिका के साथ होता तो क्या भारत तटस्थ होता? क्या निष्पक्ष होता? भारत इम्पार्शियल होता? नहीं होता, क्योंकि भारत फिर अमेरिका के साथ मिल चुका है। तो फिर वो यूएसएसआर के क्या कहते हैं खिलाफ बात करता, यूएसएसआर के खिलाफ युद्ध लड़ता। ठीक है, तो वह निष्पक्ष ना होता, एक पक्ष में हो जाता, वह किसी वैचारिक तौर पे पक्ष में बात करता। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना है। तो यहाँ पे यही है कि किसी के युद्ध में शामिल नहीं हुए थे हम लोग। ठीक है, तो इस युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना ही तटस्थता कहलाया जाता है। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह जरूरी नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देश युद्ध में शामिल नहीं होते और ना ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम भी। तो युद्धों को रोकने के लिए, दो देशों के बीच में युद्ध होगा या उसकी संभावना बन रही है, उसको रोकने के लिए, उस संभावना को समाप्त करने के लिए, या युद्ध हो रहा है उस युद्ध को कैसे समाप्त किया है, इसको रोकने के लिए तटस्थता की नीति अपनाई जाती है। तो युद्ध के अंत के लिए प्रयास किए जाते हैं। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, इसे दोस्तों NIEO, NIEO, एन से होगा न्यू, आई से होगा इंटरनेशनल, ई से होगा इकोनॉमिक, ओ से होगा अदर। ठीक, ऑर्डर। ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, एक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। न्यू से होगा नव, आई से होगा अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल का होगा न्यू, इंटरनेशनल का होगा अंतर्राष्ट्रीय, इकोनॉमिक का होगा आर्थिक, व्यवस्था का होगा ऑर्डर। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जिसे कहा जाता है दोस्तों, इसे न्यू भी कहा जाता है। आप घबराना नहीं, ये शब्द अगर आपको इंग्लिश में दे दिया जाए तो इसका अर्थ यही होता है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। ये किसके द्वारा अपनाया गया था? गुटनिरपेक्ष देशों के द्वारा। सिचुएशन बदलती है, जहाँ इसका जो फोकस था शीत युद्ध को रोकने के लिए था, अब इसका फोकस और भी कहीं मुड़ चुका है, इसके मुख और भी कहीं हो चुका है। उसका नाम अर्थव्यवस्था के तौर पे जाता है। इसका काम जो है अर्थव्यवस्था के तौर पे ज़्यादा दिखता है। देखते हैं किस प्रकार से इसने अपनी अर्थव्यवस्था में आर्थिक तौर पे अपनी भूमिका को निभाया था। देखते हैं। गुट निरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश भर नहीं थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश, यानी ये बीच बिचाव करने वाले देश ही नहीं थे, इसमें से अधिकतर देशों का अल्प विकसित देश का दर्जा भी मिला हुआ था। अच्छा, अल्प विकसित का मतलब समझ में आता है? बहुत ही कम तौर पे विकसित हैं, उसे अल्प विकसित कहा जाता है। ठीक है, एक तो होता है विकासशील देश एक होता है
विकास के अंतर्गत जो विकास करते हैं उसे अल्प विकसित देश भी कहा जाता है, वो विकासशील देश के ही श्रेणी में आता है। तो इन देशों को अल्प विकसित कहने का मतलब समझ में आता है दोस्तों। अल्प विकसित क्यों है, अल्प विकसित ही क्यों नाम दिया गया? आप समझने की कोशिश कीजिए। ये देश कभी गुलाम हुआ करते थे। इनके संसाधनों का जिस प्रकार से नुकसान विदेशी ताकतों के द्वारा किया गया, इनकी अर्थव्यवस्था का जिस प्रकार से नुकसान विदेशी ताकतों के द्वारा किया गया, और लोग जिस प्रकार से इन विदेशी ताकतों के द्वारा मारे गए, वह नुकसान आज तक यह अल्प विकसित देश चुका रहे हैं। और आज ही मैं ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट निकल कर आई है कि मात्र 40 साल के अंदर ही भारत के अंदर जो अंग्रेजों का जो शासन व्यवस्था थी, 40 साल का डाटा निकल कर आया जिसमें 40 करोड़ लोगों को मारा गया था। बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है, बहुत बड़ी संख्या है जिसमें इतने लोगों को उस समय मारा गया था। 4 करोड़ लोगों को, सॉरी मैं यहाँ पे गलत भी हो सकता हूँ, मैं इसको मेंशन कर दूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर। परंतु हाँ, तो बहुत ही जन हानि हुई, बहुत ही धन हानि हुई। आप कह सकते हो कि अल्प विकसित के अंदर इन देशों की अर्थव्यवस्था और संसाधनिक जो व्यवस्था थी बहुत चरमरा गई थी। अर्थव्यवस्था नहीं थी, संसाधन बिल्कुल ख़त्म करने के कगार पे आ चुके थे, क्योंकि ये सब इन विदेशी ताकतों ने अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगा लिए थे। यहाँ से टैक्स लेते थे और अपने देश में चीज़ों को लगाते थे और यहाँ की जेब खाली करते थे, अपने देश का विकास करते थे। तो इस स्थिति में ये जो देश है, अल्प विकसित देश या विकासशील देश या तीसरी दुनिया के देश, जिसे अब गुटनिरपेक्ष देश के नाम से भी जाना जा रहा है, इन देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब थी। इसलिए इन देशों का अल्प विकसित देश भी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये देश जब एक मंच पे जुड़े हैं तो इस मंच पे ये बात तो उठेगी ही, लाजमी है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक तौर पे यही बात आएगी कि अर्थव्यवस्था पर भी भूमिका, इस अर्थव्यवस्था को किस तरह से सुधारा जाए, इस पे कैसे काम लिया जाए, इसके ऊपर बात आती है। इसलिए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी काम करना शुरू किया गया था। एक नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी एक नई तरह की अर्थव्यवस्था काम करेगी, क्योंकि ये देश नव स्वतंत्र हुए थे, तो इसलिए ये नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है। इसलिए यहाँ पे अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला था। इन देशों के सामने मुख्य जो चैलेंज था, जो चुनौती थी, वो आर्थिक रूप से ज़्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। नव स्वतंत्र देशों को की आज़ादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। आर्थिक विकास जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था। अर्थव्यवस्था कैसे काम करेगी जब तक ये मिलकर काम नहीं करेंगे? कोई भी देश इतना सक्षम नहीं है कि वे अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके अपने देश के हितों को, अपने देश की ज़रूरतों को, अपने देश की आवश्यकताओं को, देश के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसलिए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के द्वारा इस कमी को दूर करने की कोशिश की गई, एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो इसलिए आर्थिक विकास जो था बड़ा महत्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायने में आज़ाद नहीं रह सकता। अच्छा, आपको आज़ादी दे दी गई है, परंतु उस आज़ादी में आर्थिक तौर पे आप उतना आज़ाद नहीं हो, आपके पास उतनी क्षमता नहीं है कि अपना विकास, जाहिर सी बात है आज के टाइम में जो भी अर्थव्यवस्था से जो भी विकास होता है देश का, उसमें अर्थव्यवस्था जो है उस देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर वो रीढ़ की हड्डी नहीं है तो एक लचीला शरीर रहेगा जो हमेशा झुकता ही चला जाएगा। तो इसी प्रकार देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत कमज़ोर थी। इसी चीज़ को सुधारने के लिए एक मंच पे इन्होंने एक नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पे काम करना शुरू करा। धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब जाहिर सी बात है, जो धनी देश है ना, इन धनी देशों पर कौन डिपेंड करते हैं? ये कौन से देश हैं? अल्प विकसित देश यानी विकासशील देश जो है हमेशा विकसित देशों पर निर्भर रहना पड़ते थे। और जब निर्भरता होती है ना, आप एक बार बताइए, समझने की कोशिश कीजिए, ये निर्भरता क्यों है? और ये निर्भर है तो क्या सामने वाला आपको फ्री में कोई चीज़ दे देगा? नहीं, आपके ऊपर वो बहुत सारी कंडीशंस लगाएगा। कोई चीज़ देगा तो वो आपसे 4 चीज़ें क्या लेगा वो पहले सोच लेता है, ठीक है? तो जाहिर सी बात है, इसी निर्भरता को ख़त्म करने के लिए ये जो गुटनिरपेक्ष देश हैं, इन्होंने आपसी निर्भरता के बारे में बात करी, ना कि विकसित देशों पर निर्भरता की बात करी। ये भी बात समझ लो कि कोई देश खुद में अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, परंतु एक समूह जो है
इस निर्भरता को एक दूसरे की पूर्ति के तहत पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर विकसित देशों की कोई मदद ना लेने के बारे में बात कही गई, क्योंकि वह बहुत सारे कंडीशन, बहुत सारी परिस्थिति लगा देते थे, जिससे हम उनसे कोई भी धन लेंगे, कोई भी पैसे की कमी होगी, उस पैसे को लेंगे तो वो 100 चीज़ों पे हम पे बैन लगा देते थे, बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं कंडीशन लगा देते थे। तो इसी चीज़ को, निर्भरता को ख़त्म करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शुरुआत की गई थी। वह उपनिवेशिक देश भी हो सकता था जिसमें राजनीतिक आज़ादी हासिल की गई है। उपनिवेशिक देश भी है जो राजनीतिक आज़ादी हासिल की गई है। इसी समझ में नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबोधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट, जिसे अंकटाड भी कहा जाता है। समझ लो दोस्तों, 1972 के अंदर अंकटाड आता है। अंकटाड का मतलब होता है यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट, अंकटाड। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखा जाता है अंकटाड, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखा जाता है। तो यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड भी कहा जाता है, इसे अंकटाड भी कहा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ये काम कैसे करता है, अंकटाड काम कैसे करता है? इसमें टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट पेश की गई थी। टूवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी यानी एक नई व्यापार नीति के तहत एक नई विकास की बात की गई थी। एक इसी शीर्षक का नाम था, टूवर्ड्स अ ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इस एक रिपोर्ट में पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था कि भाई विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था को लेकर सुधार की बात की गई थी कि अर्थव्यवस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधार होनी चाहिए, कि जिस प्रकार से जो विकसित देश है उन्होंने जिस प्रकार से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को समाप्त करा है, उसकी कैसे भरपाई की जाए और इनके संसाधनों की, इनकी आवश्यकताओं की कैसे पूर्ति की जाए, इसके ऊपर बात की गई थी। अब ये भी देखते हैं कि किस प्रकार के सुधार थे। अब ये सुधार की जाहिर सी बात है, मैंने कुछ चीज़ समझाई थी आपको कि जब जो विकसित देश है, जो ताकतवर देश हैं, उन्होंने अपने से कमज़ोर देशों पे जब गुलाम बनाया था, यही एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन महाद्वीपीय देशों के जो संसाधन थे इनका काफ़ी दोहन किया था। इनकी कैसे भरपाई की जाएगी, इसके बारे में बात की जाती है कि अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिन पर दोहन पश्चिम के विकसित देश करते थे। यानी कंट्रोल उन संसाधनों पे होना चाहिए जो जो जिनका देश है, जिस देश के अंदर जो भी संसाधन है, जिसका जो देश अपने संसाधन को यूज़ कर सकता है वो उसी के ही संसाधन होंगे। ये नहीं होगा कि पश्चिमी मुल्क जो अपनी ताकत का नुमाइंदगी करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो उनके संसाधनों पर भी कंट्रोल करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस देश के अंदर संसाधन आते हैं उसी देश के संसाधन जो होंगे धरोहर होगी। इसलिए यहाँ पे पश्चिमी जो देश है उनको अलग करने की बात करी गई थी कि ये देश जो है कंट्रोल नहीं करेंगे संसाधनों पर। दूसरी बात कही गई थी कि अल्प विकसित देशों की पहुँच जो है पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। अब जाहिर सी बात है, एशिया जो गुटनिरपेक्ष देश हैं, इनके अंदर जिस प्रकार से व्यापार किया जाता है आपस में सहयोग करके, यहाँ से कोई भी प्रोडक्शन हो रही है वह प्रोडक्शन यूरोप के बाज़ार में जाएगी, अमेरिका के बाज़ार में जाएगी, यूएसएसआर के बाज़ार में जाएगी, ताकि उनका प्रोडक्शन का एक तरह से विश्व में बिक सके। और उसके प्रोडक्शन से जब चीज़ें बिकेंगी तो जाहिर सी बात है इन देशों के अंदर एक बाजार व्यवस्था चालू हो जाएगी, उत्पादन व्यवस्था शुरू हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाएगा। इन सभी बिंदुओं के दौरान ये होगा कि अल्प विकसित देश जो है पश्चिमी देशों के अंदर अपनी पहुंच बनाएंगे। तो ये कंडीशंस पे बात है, ये बात रखते हैं कि भाई पश्चिमी देश जो है हमारे लिए यानी गुटनिरपेक्ष देशों के लिए बाजार खोले, ताकि गुटनिरपेक्ष देशों के जितने भी उत्पादन हैं वे पश्चिमी देशों में बिक सकें और अपना सामान बेच सकें। इस तरह गरीबी देशों के लिए यह व्यापार फ़ायदेमंद होगा। अब जाहिर सी बात है, पश्चिमी देशों के मुल्क जो हैं जैसे अमेरिका, यूरोप है, इन देशों की जो वस्तु हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका देशों में खूब धूमधाम से बिकते हैं।
परंतु इन देशों के यानी गुटनिरपेक्ष देशों के उत्पादन जो है अमेरिका, यूरोप और यूएसएसआर जैसे देशों के अंदर प्रतिबंध लग जाते हैं। यहाँ पे ये अपने मार्केट बंद रखते हैं इन देशों के उत्पादन को बिकने से। तो जाहिर सी बात है, ये अपने उत्पादन तो बेच लेते हैं एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका देशों में, परंतु इनके उत्पादन इन देशों में यानी विकसित देशों में बिके तो ये ऐसा नहीं करते हैं। तो ये जो है, ये यहाँ पे ये डिमांड होती है कि भाई हमारे भी उत्पादन इन देशों में बिकने चाहिए। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है कि पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। क्या होता है दोस्तों? टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है उसकी लागत कम होगी। अब हमारे पास संसाधन तो हैं, जो हैं बच्चे कुचे, अब उन संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करना है और उन संसाधनों का इस्तेमाल मशीनों के द्वारा होगा, वो मशीनों की कमी है, उस टेक्नोलॉजी की कमी है कि किस तरह से उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक मशीन बनाई जाए और जिससे वो संसाधन जो है उसका इस्तेमाल करके अपने देश की आवश्यकताओं को पूर्ति की जाए। ऐसा हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसी मशीनें नहीं हैं, तो हमारे पास जब टेक्नोलॉजी नहीं है, संसाधन धरे के धरे रह जाते हैं और हम वो जो क्या कहते हैं, जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो हम बाहर से मंगाते हैं। तो यही कहने का इनका ये मानना है, ये पॉइंट कहने का ये है, इनका बोलना ये चाहते हैं कि भाई हमारे को मशीन दिया जाए, हमें टेक्नोलॉजी दी जाए, उस टेक्नोलॉजी से हम खुद मशीन बना सकें, उस टेक्नोलॉजी से हम खुद के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकें, ऐसी टेक्नोलॉजी हमें दी जाए, ऐसा ये गुटनिरपेक्ष देश कहना चाहते हैं। और तीसरा पॉइंट है, अल्प विकसित देशों को ही अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ेगी। जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधन है, जैसे WTO है, ठीक है, IMF है, ठीक है, ये कैसी संस्थाएं हैं? ये बेटा आर्थिक संस्थाएं हैं। ब्रेटन वुड सिस्टम जो है 1944 के तहत बनाई गई थी, ठीक है, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के बारे में बात की गई थी। तो उन संस्थाओं के अंदर भारत की कैसे भूमिका बढ़ेगी, या सॉरी, जो अल्प विकसित देश है उनकी कैसे भूमिका बढ़ेगी, इसके बारे में बात की जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अरे कहाँ गए यार, नीचे आ गए, एक मिनट, सॉरी दोस्तों। तो गुटनिरपेक्षता की जो है ना, जो स्वभाव था, उसका स्वभाव जाहिर सी बात है, जिस कंडीशन में उसने जन्म लिया, गुटनिरपेक्षता जिस कंडीशन में बना वह शीत युद्ध के दौरान बना। शीत युद्ध के दौरान उसका जो फोकस था, शीत युद्ध के दायरे और प्रसार को रोकना था और आपसी सहयोग था। अब इसका जो फोकस था थोड़ा सा बदलता है, वो अर्थव्यवस्था की ओर ज़्यादा झुक जाता है, उसका जो झुकाव होता है वो अर्थव्यवस्था की तरफ ज़्यादा होता है। और हम देखेंगे कि गुटनिरपेक्षता की प्रकृति जो होती है, अर्थव्यवस्था की जो प्रकृति होती है, वो धीरे धीरे बदलती है और इससे आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। पहले इसका ध्यान शीत युद्ध को दायरे को रोकना था, अब इसका ध्यान अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारना है इस पे ज़्यादा चले गया। बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन 1961 में आर्थिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। 1961 में जब आर्थिक, जाहिर सी बात है, 1961 में पहला सम्मेलन हुआ, उसमें जो अर्थव्यवस्था जैसे संबंधित जो भी मुद्दे थे उस पर ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था। सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया था कि भाई शीत युद्ध के दायरे को रोकना है। परंतु जैसे समय बीतता है तो इन्होंने ये महसूस किया कि इनकी अर्थव्यवस्था जो है बहुत कमज़ोर है, किनकी? गुटनिरपेक्ष देशों की। तो इनका फोकस किस पे ज़्यादा हो गया है? अब इनका जो फोकस हो गया है अर्थव्यवस्था पे ज़्यादा हो गया। सन 1970 के दशक में मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख होते थे। इसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया था। आर्थिक दबाव समूह बन गया। देखो किस तरह से इसके स्वभाव में बदलाव आता है।